एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस सीरीज की सेकेंड न्यूज़ इस सेशन में कवर की जाएगी, जो कि एक चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ से रिलेटेड न्यूज़ को हमने ऐड ऑन किया है। तो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ ये टर्म हम कब यूज़ करते हैं? जो ऑफेंस किसके थ्रू कमिट किया गया? किसी माइनर के थ्रू, जिसकी एज अभी 18 ईयर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तब हम इस टर्म को यूज़ करते हैं कन्फ्लिक्ट विद लॉ। एंड अगर हम ये कहेंगे कि आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं चाइल्ड, जैसे कि सेक्शन 82, अगर 7 ईयर्स से एज कम है तब तो ये ऑफेंस है ही नहीं, क्यों? जनरल एक्सेप्शंस में आ गया। एंड 83 के अकॉर्डिंग, जो कि डोली कैपेक्स से डील करता है, 82 हो गया हमारा डोली इन कैपेक्स एंड 83 क्या हो गया? डोली कैपेक्स, जिसमें कौन से एज के बच्चे कवर किए जाएंगे? 7 to 12 ईयर्स। तो इस केस में ऑफेंस है या नहीं है, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? उस बच्चे की मेच्योरिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। मेच्योरिटी एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग, किस चीज के लिए अंडरस्टैंडिंग? कॉन्सिक्वेंसेस, कि इतनी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तब तो ये ऑफेंस में आएगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। और अगर उस बच्चे में इतनी मेच्योरिटी है कि वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस समझ रहा है उस केस के, तब यहाँ पर उस बच्चे को भी हम चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की कैटेगरी में रखेंगे। जिस माइनर ने ऑफेंस किया है उसका प्रोसीजर क्या होगा? एज पर सीआरपीसी होगा या एज पर अनदर लॉ होगा? उसको बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, या फिर हम उस माइनर को एज अ मेजर भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर अगर ड्यूरिंग इंक्वायरी या फिर जब उसको पनिशमेंट ग्रांट हो गई है उस टाइम पर वो बच्चा मेजर हो जाता है, तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और तब क्या अप्लाई किया जाएगा? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस सेशन में आगे मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हैदराबाद रेप केस, ये अभी न्यूज़ में रहा है, इसमें 5 माइनर्स भी इंक्लूड है एंड एक मेजर भी इंक्लूड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि माइनर के साथ साथ क्या मेजर को भी दोनों का प्रोसीजर सेम अप्लाई होगा एंड सेम ट्रायल चलेगा इन दोनों का? तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 223 सीआरपीसी, तो सेक्शन 223 में एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है कि किन किन पर्सन्स को हम जॉइंटली ट्रायल कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें एक क्लॉज ये आपको मिल जाएगा, अगर सेम ऑफेंस किया है वो भी सेम ट्रांजैक्शन में, सेम ऑफेंस एंड सेम ट्रांजैक्शन, तो इन पर्सन्स को सेम केस में ट्रायल इनका चल सकता है। ठीक, पर यहाँ पर दिक्कत आ गई है, कुछ माइनर्स एंड एक मेजर। तो मेजर का ट्रायल तो चलेगा एज पर सीआरपीसी, पर माइनर्स के लिए तो इसके लिए हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि 2015 का है, एंड एज पर सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग क्या माइनर एंड मेजर का जो ट्रायल है वो सेम प्रोसीडिंग में, जॉइंट प्रोसीडिंग में कंडक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? इनका प्रोसीजर भी अलग होगा, ठीक है, इनके कोर्ट्स भी अलग है कि कौन कंडक्ट करेगा केस को। क्लियर यहाँ तक? अब माइनर के प्रोसीजर पर चलता है कि माइनर का क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले एफआईआर या फिर कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद जनरल केसेस में क्या होता है कि हमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करते हैं हम एक्यूज्ड को। बट माइनर के केस में क्या होगा कि जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर ये प्रेजेंट करेंगे, यही प्रोड्यूस करेंगे बिफोर बोर्ड विद इन 24 आवर्स। आवर्स वही सेम है जैसे हमारे सीआरपीसी में। अब बोर्ड में कौन कौन मेंबर्स इंक्लूड है? तो बोर्ड में हमारे सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इसमें 3 मेंबर्स बैठाए जाएंगे, या तो एमएम या जेएमएम होंगे एंड प्लस इंक्लूडेड होंगे 2 सोशल वर्कर, इनमें से एक का वुमेन होना जरूरी है। ठीक है, ये सोशल वर्कर एंड ये अपॉइंट किए जाएंगे बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो बोर्ड किसके थ्रू कंसिस्ट किया जाएगा? बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब प्रोडक्शन इनके सामने अगर जुवेनाइल का करते हैं, माइनर का किया जाता है, तब क्या होगा? तो ये इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी किस चीज के लिए? इंक्वायरी जो ये हो रही है ये ट्रायल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ
जैसे हमने सेक्शन 83 आईपीसी में देखा था कि 7 to 12 इयर्स का अगर कोई माइनर होता है तो उसकी कैपेसिटी चेक की जाएगी कि उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी समझदारी है और क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकता है या नहीं समझ सकता। तो सेम एज एप्लीकेबल यहाँ होगा। सेक्शन 14 एंड 15 के अकॉर्डिंग इंक्वायरी में जो हमारा बोर्ड है वो उस बच्चे की जो 18 साल से नीचे है उसका फिजिकली एंड मेंटली कैपेसिटी जानने की कोशिश करेगा कि इस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है जो इसने एक्ट किया है, एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भी इसको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, एंड जिस सर्कमस्टांसेस में ये एक्ट हुआ है उस सर्कमस्टांसेस को यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। एंड ये इंक्वायरी कितने टाइम पीरियड में खत्म हो जानी चाहिए? इस पेटी या सीरियस ऑफेंस अगर होता है तो 4 महीने के अंदर अंदर ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड पर अगर इफ नहीं हो पाती है तो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का ही एक्सटेंशन हो पाएगा। एंड हीनियस ऑफेंस अगर होते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का ही टाइम रहेगा। 3 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। पर अगर फिर भी आपको एक्सटेंशन चाहिए फॉर सीरियस ऑफेंस एंड हीनियस ऑफेंस की इंक्वायरी के लिए, तब एक्सटेंशन के लिए आपको CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ही जाना पड़ेगा फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। क्लियर? एंड पेटी, सीरियस एंड हीनियस ऑफेंस क्या है, लेकिन CRPC यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको आप अलग लेकर चलना। तो पेटी ऑफेंस किसे कहा गया? जिसमें इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी है? 3 इयर्स तक होगी। तो सीरियस ऑफेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट तो प्रेस्क्राइब्ड हो, जिसमें मोर देन 7 इयर्स आएगा, पर मिनिमम प्रेस्क्राइब है ही नहीं। एंड दूसरी कैटेगरी में मिनिमम जो प्रेस्क्राइब्ड है वो 7 ईयर से नीचे ना हो। क्लियर? एंड हीनियस ऑफेंस, अब हीनियस में किसे बोलेंगे? जिसमें मिनिमम 7 इयर्स या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब इनका ट्रायल का प्रोसीजर क्या रहेगा? जो पेटी ऑफेंस का ट्रायल कैसे चलेगा? एज पर समरी ट्रायल, एज पर समरी ट्रायल जो हमारे CRPC में प्रोवाइड है। एंड सीरियस ऑफेंस एंड हीनियस ऑफेंस, इनका ट्रायल कैसे चलेगा? एज पर समन केस, एज पर समन केस। एंड बोर्ड का ये ऑर्डर जो है, जो इंक्वायरी के बाद ऑर्डर आएगा, ये अपीलेबल ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड का ऑर्डर होगा वो कोई भी एप्रोप्रिएट ऑर्डर को एप्रोप्रिएट ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि बोर्ड के पास CRPC वाली सभी पावर्स है। तो या तो वो रिलीज भी कर सकते हैं या फिर उसको कस्टडी में भी रख सकते हैं, सेफ कस्टडी में भी रख सकते हैं। अपीलेबल ऑर्डर टू सेशन, पर इसकी कोई भी सेकंड अपील नहीं होगी। एक क्वेश्चन ये भी है कि बोर्ड के सभी ऑर्डर्स अपीलेबल है क्या? नहीं, जो सिर्फ हीनियस ऑफेंस है उसी में आपको अपील का राइट है। अदर देन पेटी ऑफेंस एंड सीरियस ऑफेंस में अपील का राइट, फर्स्ट अपील का राइट भी नहीं है। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन कि अब माइनर को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि माइनर को हम मेजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये डिटरमाइन कौन करेगा? ये चिल्ड्रन कोर्ट करेगी। ये चिल्ड्रन कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि इसको मेजर की तरह ट्रीट करना है या फिर नहीं करना है। पर ये किस बेसिस पर करेगी? जो बोर्ड ने इंक्वायरी और जो रिपोर्ट रिलीज की थी, बोर्ड कौन सी? जिसमें MM या JMM एंड प्लस 2 सोशल वर्कर्स इंक्लूड थे। उन्होंने जो रिपोर्ट प्रिपेयर की है उसके बेस पर चिल्ड्रन को डिसाइड करेगी कि माइनर को मेजर की तरह ट्रीट करना है या फिर नहीं करना है। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी माइनर को हम मेजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि लाइक हीनियस केसेस में किसी भी माइनर को मेजर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ठीक? अगर किसी माइनर को प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा गया है, मतलब इसकी कस्टडी अभी जुवेनाइल वार्ड के पास ही है, उसकी एज 21 इयर्स हो जाती है, तो क्या उसको जेल में भेजा जा सकता है? बिल्कुल भेजा जा सकता है, पर जेल में भेजने से पहले चिल्ड्रन कोर्ट उसकी
रेफॉर्मेटिव चेंजेस देखेगी कि अब तक इसमें कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए, क्योंकि माइनर्स को कभी भी इम्प्रिजनमेंट ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, इनको एक रेफॉर्मेटिव मैनर में रखा जाता है कि अगर इनका बिहेवियर, अगर इनका माइंडसेट चेंज होता है तो इनको रिलीज भी किया जा सकता है। तो चिल्ड्रन कोर्ट ये डिटरमाइन करने के बाद अगर उसे लगता है कि इसको रिलीज कर देना चाहिए तो उसको रिलीज कर देगी। जरूरी नहीं है कि जो उसका टर्म था इम्प्रिजनमेंट का, जो उसका टर्म था उसको कंप्लीट वो करे, पर अगर कोई चेंजेस नहीं हुए तब उसको जो उसका बैलेंस इम्प्रिजनमेंट का टाइम बचा है, जितना टेन्योर उसका बचा है, उसके लिए जेल में भेजा जा सकता है। अगर अभी बोर्ड इंक्वायरी ही कर रहा है और माइनर 18 इयर्स कंप्लीट कर चुका है तो तब क्या होगा, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट के टाइम की बात है, यहाँ पर अभी सिर्फ इंक्वायरी चल रही है जो फर्स्ट स्टेज था, ठीक है। एफआईआर होने के बाद जब बोर्ड के सामने प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जब इंक्वायरी की जा रही है, ये तब की बात है। अगर तब ये 18 साल कंप्लीट कर लेता है, 18 इयर्स कंप्लीट कर लेता है, तब उसको चाइल्ड माना जाएगा या फिर मेजर की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस चाइल्ड को हम कंटिन्यू चाइल्ड की तरह ही ट्रीट क्यों करेंगे, क्योंकि ऑफेंस के टाइम पर इस पर्सन की जो एज थी उसी अकॉर्डिंग ही प्रोसीडिंग्स को, उसी अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर को चलाया जाएगा। माइनर को डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, पर एक्सेप्शन केस पे जहाँ पे उसकी रिलीज की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई हीनियस ऑफेंस ऐसा हुआ है जिसमें उसे रिलीज करना एंड ऑफ जस्टिस के बराबर है, एंड ऑफ जस्टिस के बराबर है। क्यों यहाँ पे शैल वर्ड यूज नहीं हुआ, यहाँ पर मे वर्ड यूज हुआ है। तो मे नॉट बी पास मतलब डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट पास हो सकता है। यह पॉइंट रह गया यहाँ पर बेल, कि माइनर की बेल कैसे है। अगर माइनर ने भले ही बेलेबल ऑफेंस या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, जनरल रूल ये है कि उसे या तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा या फिर प्रोबेशन ऑफिसर की कस्टडी में प्लेस कर दिया जाएगा। क्लियर? पर शैल नॉट बी रिलीज, अगर वहां पर चिल्ड्रन कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पर एंड ऑफ जस्टिस डिफीट होगा, एंड ऑफ जस्टिस डिफीट होगा, या फिर ये कुछ एविडेंसेस को डिसअपियर कर सकता है, या फिर जो इसके को एक्यूज्ड है उनसे उनके साथ फिर से एसोसिएशन में आ सकता है। मतलब कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स पे उस माइनर की बेल को डिनाई, रिजेक्ट किया जा सकता है। सो ये थे हमारे कुछ मेन सेक्शंस। आई होप आपको सब समझ आया हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।